अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बना रहा हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया जीत गया है। आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि जी कुर्सी मेरे पास थी, ताकत मेरे पास नहीं थी। तो यही प्रॉब्लम PMLN के साथ रही है, यही प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के साथ रही है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान में जो डिफरेंस है थोड़ा सा इस पावर एक्सरसाइज का और ताकतवर हलकों के साथ उलझने का, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इमरान खान में और मियाँ नवाज शरीफ में कोई शख्सी डिफरेंस है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब बगैर फैमिली के हैं। फैमिली उनकी लंदन में, वो बीवी पहली डिवोर्स हो चुकी है, बच्चे उधर हैं। पहली शादी की वो, फिर दूसरी की, वो डिवोर्स हो चुकी है। तो तीसरी अब साथ हैं, वो बीबी बुशरा की बात कर रहा हूँ। तो वो सोचते हैं कि मैंने कभी करप्शन नहीं की तो मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई बहन भाई फैमिली मेंबर भी इतना करीब नहीं है कि जो उनके मामलात में साथ हो, तो उनको ब्लैकमेल करना उनके मुताबिक नामुमकिन है। और नज़र भी कुछ ऐसे ही आता है। अब आ जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक फैमिली में चल रहे हैं। उनकी बच्चे हैं साथ, उनके भाई थे, उनके वालिद वालदा, बाकी दूसरे भाई हैं, कारोबारी फैमिली है। तो उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 80s के डिकेड में पंजाब में आए, फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, तो जाहिर है कारोबार कर रहे थे ताकतवर पैसे के हिसाब से और ताल्लुकात के हिसाब से। ताकतवर लोग थे, अमीर लोग थे। तो जब कारोबार में आए तो जाहिर है बंदा जब सियासत में आए तो कारोबारी बंदा जब सियासत में आता है तो उसे चांस मिलता है पैसे को डबल करने का। वो अपने कारोबार की फील्ड के हिसाब में हो, प्रॉपर्टी में हो, या किसी, उस वक्त तो प्रॉपर्टी का नहीं इतना हुआ करता था अपने कारोबार, क्योंकि लोहे का कारोबार था इनका। तो उन्होंने कोई फायदे लिए होंगे गवर्नमेंट में आके, तो उसको करप्शन बनाया गया। उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि कोई भी बंदा जो कारोबारी है वो मेरी बात समझेगा, बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा। जो भी बंदा कारोबार कर रहा होता है, जिंदगी में चांस जरूर मिलता है कि उसको अपने कारोबार में बूस्ट अप करने का। तो मेरा ख्याल है वही उनका पीक टाइम था, उनको चांस मिला और उन्होंने डबल कर लिए। और जो पैसे डिक्लेयर नहीं हुए जी, रसीदें पर्चियां मांगते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर 100 टॉप के कारोबारी लोगों को पकड़ा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी वेल्थ देखी जाए तो वो भी उनके टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है वो मियाँ साहब की जो इन्होंने बयानिया बनाया है वो सिर्फ इस हद तक बनाया है कि उनके पास रसीदें नहीं है, वो टैक्स नहीं है। तो वो सारे करते हैं, वो भी कारोबारी हिसाब से, उन्होंने भी जाहिर है किया होगा। तो उसको ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाया गया। उसके बाद मियाँ साहब के ऊपर इंडिया के साथ मेल मिलाप का बयानिया बनाया गया। मियाँ साहब की शुगर मिल में 300 रॉ के एजेंट का रोना रोया गया। हमें किसने बताया? जाहिर है किसको पता, आम आदमी को या तो नहीं पता चल सकता कि वो रॉ के एजेंट हैं या वो काम कर रहे हैं, ऐसे वीजे दिए गए, ऐसे नहीं दिए गए। तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल करने के तरीकाकार और उनको गंदा करने का प्रोग्राम था। तो बात हो रही थी कि दोनों के कंपैरिजन। तो मियाँ साहब को बड़े सारे तरीकों से ब्लैकमेल किया गया। उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी उस वक्त भी, बगैर वजह के, बगैर किसी रीजन के। हालांकि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पावर एक्सरसाइज नहीं करने दी। तो ये प्रॉब्लम शुरू से हमारे पावर कॉरिडोर्स में है कि वो अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए कठपुतलियों की तरह चले। और जो भी फैसले होते हैं पाकिस्तान में, बच्चे बच्चे को पता है कि सारे फैसले वो करते हैं, लेकिन जब भी इल्जाम लगते हैं गद्दारी के, वो हमारे सियासतदानों पे लगते हैं। जब वजीर आजम और सियासतदानों के पास ताकत ही नहीं, वो अपनी पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, तो वो गद्दारी कैसे करेंगे? एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। और दूसरा, हमेशा ये गद्दारी के या करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, बाद में सबूत बना के ले आते हैं। सबूत वबूत कोई नहीं होते, सिर्फ ये अवाम को गुमराह करने के लिए कि ये लोग गलत हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो वो पेश कर दिए जाते हैं। इसी वजह से आज तक कोई भी जो इल्जाम है वो साबित नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी
اس کے ساتھ بھی یہی سین ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ٹائم آ گیا ہے. ہمارے سیاسی ورکرز وہ پی ٹی آئی کے ہوں, پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ یہ سمجھ جائیں یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. سارا پاور کا چکر ہے. اس بار بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ایگری نہیں ہوئے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے. خیر کوئی خاص شخصیت گئی, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, کچھ ٹریپ زرداری صاحب بھی شامل ہیں اس ٹریپ میں, بی بی مریم بھی نہیں مان رہی تھی. تو یہ سارا کھیل کھیلا گیا. میاں نواز شریف صاحب بیچ میں میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک راضی نہیں ہیں. تو بھائیوں اس چیز کو ریلائز کریں کہ آخر ہمارے معاشرے میں, ہماری سیاست میں اصل طاقت ہے کس کے پاس اور مسائل کس کے پاس ہیں. ایک بات تو کامن سینس کی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے سوال جواب اسی سے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے سیاستدانوں کی غلطیاں بھی ہیں کہ وہ ٹائم پہ نہیں بولتے, کرسی سے اترنے کے بعد سارا کچھ بولتے ہیں. یا تو بولڈ ڈیسیجن لیں نا, جس ٹائم کوئی فیصلے میں آتا ہے اسی ٹائم استعفیٰ رکھیں اور کہیں میں جا رہا ہوں, یہ لیں جی آپ میرے کام میں انٹرفیرنس کرتے ہیں. اتنی طاقت کسی میں نہیں ہے. شاید یہ سوچتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائیں, شاید ٹھیک ہو جائیں. خیر میاں نواز شریف صاحب تو یہ چیز ریلائز کر چکے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آصف علی زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کوشش کرنے لگے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی. تو میرا خیال ہے تو نہیں ہوں گے. اب وہ عمران خان صاحب کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہمارے پاکستان کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کہیں لڑائی کی طرف نہ جھونک دیا جائے اور جس کا نقصان ایٹ دی اینڈ پاکستان کو ہو. تو سب پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پاور میں رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پاکستان واپس آنے کی توفیق دے اور محکمے چھوڑنے کے بعد پاکستان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.